हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय विचारक से संबंधित जो पीवाईक्यूज रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ है। पहला ऑप्शन जीएच हट्टन, जीएस घुर्रे, आंद्रे बित्तई, एससी दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीएस घुर्रे। जीएस घुर्रे, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, और इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किया है, और साथ ही में इन्होंने भारतीय समाज को सांस्कृतिक एकता में बंधा हुआ माना है। भारतीय समाज जिसके जीवन की आधारशिला हिंदू धर्म और उसकी आस्था है। साथ ही जीएस घुर्रे कहते हैं कि भारतीय जनजातियां हैं, ये पिछड़े हिंदू हैं, अर्थात ये भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहते हैं। साथ ही जीएस घुर्रे ने जाति प्रथा के 6 लक्षण की चर्चा की है। पहला है जातियों का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है कि जाति व्यवस्था में पदानुक्रम पाया जाता है, तीसरा है जो भारत की जाति व्यवस्था है उसमें खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी नियम पाए जाते हैं, चौथा है कि इसमें जो पारंपरिक व्यवसाय का नियम पाया जाता है, और अंतर्विवाह संबंधी नियम पाए जाते हैं, ये पांचवा है। और छठवां जो लक्षण बताया है वो कहा है कि कुछ जातियों को धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त होता है, और साथ ही ये कास्ट एसोसिएशन का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। कास्ट एसोसिएशन जो बदलते समाज में शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, और साथ ही ये जॉइंट फैमिली के बारे में भी चर्चा करते हैं, और कहते हैं कि आधुनिक समाज में जॉइंट फैमिली विखंडित हो रही है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसकी जगह एक्सटेंडेड फैमिली का उदय हो रहा है। अदर विचारक को देख लेते हैं, जैसे जीएच हट्टन। जीएच हट्टन जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और इन्होंने जनजाति समुदायों पर अध्ययन किया है। जनजाति समुदायों के अध्ययन में मुख्यतः इन्होंने नागा जनजाति समुदाय पर अध्ययन किया है। आंद्रे बित्तेई की एक प्रमुख रचना है कास्ट, क्लास एंड पावर। एससी दुबे की प्रमुख रचना है इंडियन विलेज। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अपनी बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एमएन श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है कि जाति एक बंद व्यवस्था है, जाति एक खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, जाति बिल्कुल वर्ग की भांति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। अर्थात इन्होंने कहा है कि जाति स्थिर या कठोर न होकर बल्कि डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होती है, और संस्कृतिकरण के माध्यम से अपनी स्थिति को लगातार ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत है। और जाति व्यवस्था की जो प्रकृति होती है वो द्वंद्वात्मक होती है। और साथ ही एमएन श्रीनिवास ने अदर कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं, जैसे प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट दिया है, संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया है,
पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट दिया है, आधुनिकीकरण का कॉन्सेप्ट दिया है, धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट दिया है। धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट में इन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया विभिन्न धर्मों के बीच सह-अस्तित्व और सहनशीलता को बढ़ावा देती है, और इनके जो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो अक्सर जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी-कभी ये एक दूसरे के विरुद्ध टकराव भी पैदा करते हैं। अर्थात एम एन श्रीनिवास कहते हैं जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है और पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट है, ये एक दूसरे में आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के बीच टकराव होता है, और ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये भारतीय सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के 3 मॉडल हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित त्रिभु जाति की अवधारणा की किसने समालोचनात्मक समीक्षा की है? एस.सी. दुबे ने, योगेंद्र सिंह ने, आंद्रे बित्ते या ब्रजराज चौहान ने? तो इसका राइट आंसर है एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे कहते हैं कि प्रभु जाति केवल लैंड ऑनरशिप को ही सत्ता का प्रमुख स्रोत मानता है, जबकि सत्ता के अन्य स्रोत भी हैं, जैसे पारंपरिक अधिकार, धार्मिक महत्व वाली सत्ता, शिक्षा और नौकरी के आधार पर प्राप्त सत्ता, या बाहरी संपर्क के आधार पर प्राप्त सत्ता। तो ये सत्ता प्राप्ति के अन्य स्रोत भी हैं, जबकि प्रभु जाति का सिद्धांत कहता है कि केवल लैंड ऑनरशिप ही सत्ता का प्रमुख स्रोत है। और दूसरी समीक्षा एस.सी. दुबे ने की है कि सभी भारतीय गांव एक जैसे नहीं है। यह मॉडल साउथ के कुछ राज्यों पर ही लागू हो सकता है, लेकिन पूरे भारत में नहीं। कौन सा मॉडल? जैसे एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि प्रभु जाति का सिद्धांत क्या है? प्रभु जाति सिद्धांत गांव में किसी विशेष जाति का विशेष प्रभाव होना, और उस प्रभाव का स्रोत उसका लैंड ऑनरशिप का होना है। तो एस.सी. दुबे इसको खारिज करते हैं और कहते हैं सभी भारतीय गांव एक जैसे नहीं। यह मॉडल साउथ के कुछ गांवों में लागू हो सकता है, लेकिन पूरे भारत में इसे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर गांव की अपनी एक स्थिति होती है, अपनी एक जियोग्राफी होती है। और दूसरा ये कहते हैं कि एम एन श्रीनिवास ने अपने सिद्धांत में राजनीतिक गतिशीलता की अनदेखी की है। इस प्रकार से इन्होंने एम एन श्रीनिवास के जो प्रभु जाति का सिद्धांत था, इसकी समालोचनात्मक समीक्षा करते हैं। और एस.सी. दुबे की एक बुक है इंडियन विलेज। इसमें कहा गया है कि भारतीय समाज के अध्ययन में किसने भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण अर्थात इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अपनाया है? जी.एस. घुर्रे, एम एन श्रीनिवास, लुई डूमा, जी.एस. घुर्रे, एस.सी. दुबे या आंद्रे बित्ते? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुई डूमा और जी.एस. घुर्रे। अब आप दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक आप प्रश्नों में देखेंगे भारत विद्या उपागम, और दूसरा आपसे प्रश्न में पूछेगा भारत विद्या संप्रदाय। यहाँ पे उपागम और संप्रदाय का अर्थ जानना जरूरी है। उपागम वह है कि जिस तरीके से आप किसी घटना का अध्ययन कर रहे हैं। संप्रदाय आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं वो संप्रदाय है, और जिस
मेथड से आप अध्ययन कर रहे हैं वो उपागम है। तो भारत विद्या उपागम एक अध्ययन का दृष्टिकोण है या पद्धति है जिसमें मूल ग्रंथों का भाषाई एवं ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाता है। दर्शन, साहित्य, इतिहास, कला इत्यादि का अलग अलग विषयों के रूप में अध्ययन होता है। पुरातात्विक ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन होता है। तो ये सब भारत विद्या उपागम के संदर्भ में शामिल होता है। और भारत विद्या संप्रदाय में भारतीय ज्ञान की विशिष्ट परंपरा या धारा के बारे में अध्ययन होता है। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने भारत विद्या उपागम को अपनाया है, और ऐसे कौन कौन विचारक हैं जिन्होंने जो भारत विद्या संप्रदाय से संबंधित है। तो ये सारे विचारक जो हैं ये भारत विद्या संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन भारत विद्या उपागम को अपनाने वाले लुई डूमा और जीएस घुर्रे हैं। आगे चलते हैं। इसमें दो सूचियां दी गई हैं जिन्हें आपस में मैच करना है। सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है डीपी मुखर्जी ने। सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट बीआर अम्बेडकर ने। पवित्रता और प्रदूषण का कॉन्सेप्ट लुई डूमा ने। स्वाधीनता आंदोलन का कॉन्सेप्ट एआर देसाई ने। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाता है 4, 1, 2, 3। इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियोस में काफी अच्छे से चर्चा की है। यदि कृपया उन वीडियो को देख लें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? तो वोट बैंक की परिकल्पना करने वाले हैं एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास ने सीधे तौर पर तो इसका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इनकी एक अवधारणा है प्रभु जाति की अवधारणा। प्रभु जाति की अवधारणा में इस वोट बैंक की परिकल्पना को इन्होंने शामिल किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि संख्या बल के आधार पर एक विशेष जाति का गांव की राजनीति में प्रभाव होता है। इस कारण से वो जाति उस गांव में प्रभावी जाति मानी जाती है, क्योंकि वो संख्या में अधिक होती है और वहां की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। साथ ही में और विचारक को देख लेते हैं जो एआर देसाई हैं। एआर देसाई मार्क्सवादी कहे जाते हैं और इनका जो दृष्टिकोण रहा है, अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण रहा है, वो ऐतिहासिक विकासवादी दृष्टिकोण रहा है। और एआर देसाई राज्य को हितों का संरक्षण करने वाले बताता है, और राज्य जो है वो पूंजीपति और जमींदार के हितों का संरक्षण करता है। साथ ही एआर देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचनात्मक व्याख्या भी करते हैं और कहते हैं कि ये जो भारतीय राष्ट्रवाद है, इसमें जो आंदोलन हुए वो जनता का एक सामूहिक संघर्ष नहीं था, बल्कि इसमें स्वदेशी पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व था। और इस वर्ग का लक्ष्य ब्रिटिश शासन से सत्ता अपने अधीन करवाकर अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित करना था, न कि समाज में मौलिक परिवर्तन लाना। और इन्होंने भारत के गांव के बारे में कहा है कि भारत के गांव में विरोधी एकता पनपती है, अर्थात भारत के गांव में ऊपरी तौर तो इनमें एकता दिखती है, लेकिन अंदर से देखने पर जमींदार और भूमिहीन किसान के मध्य संघर्ष चलता रहता है। इस प्रकार से जो भारत के गांव हैं
उनमें विरोधी एकता व्याप्त है। योगेंद्र सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। जो योगेंद्र सिंह हैं, इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना की है और कहा है कि संस्कृतिकरण सिर्फ सांस्कृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम भी है। साथ ही ये कहते हैं कि संस्कृताइजेशन की प्रोसेस ने जाति व्यवस्था में गतिशीलता तो लाई, लेकिन हायरार्ची में परिवर्तन नहीं ला पाया। जैसे निचली जातियों ने ऊपर स्थित जातियों की तौर तरीके और संस्कृति को तो फॉलो किया, लेकिन जो जाति पदानुक्रम है उसमें उनकी स्थिति और बेहतर नहीं हो पाई। इन्होंने साथ ही ट्रेडिशनलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है, पारंपरिकीकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया है। एससी दुबे की बात करते हैं। एससी दुबे का दृष्टिकोण जो रहा है, अध्ययन करने का जो नजरिया रहा है, वो स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट रहा है, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक प्रकार्यात्मक रहा है। और इन्होंने कहा कि सामुदायिक विकास में मानवीय कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और साथ ही में इन्होंने कहा कि भारतीय गांव सेमी ऑटोनमस है, अर्थात अर्ध स्वायत्त है। और साथ ही में इन्होंने स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कल्चर का भी कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि एससी दुबे ने निम्न में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है। तो एससी दुबे ने एमपी की कमार जनजाति का अध्ययन किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जैसा कि अभी हमने देखा कि एससी दुबे का जो दृष्टिकोण है वो प्रकार्यवादी और संरचनात्मक दृष्टिकोण है और सामुदायिक विकास में मानवीय कारकों पर अत्यधिक बल दिया है। और साथ ही में इन्होंने एमएन श्रीनिवास की प्रभु जाति की आलोचनात्मक व्याख्या भी की है। रिचुअल प्योरिटी की भी बात की है। साथ ही में एससी दुबे ने हिमाचल प्रदेश के समीरपेट गांव का भी अध्ययन किया है और इनकी कुछ बुक्स भी देख लेते हैं। जैसे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती रही हैं। जैसे ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, दूसरी है इंडियन विलेज, तीसरी है इंडियाज चेंजिंग विलेज, चौथी है सोशल साइंसेज इन चेंजिंग सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री है। ए आर देसाई, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुर्रे। तो जीएस घुर्रे तो मार्क्सवादी विचारक नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन कट गया। अब जो मार्क्सवादी विचारक हैं, अब हम जानते हैं कि डीपी मुखर्जी, इनको मार्क्सिकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, अर्थात ये स्वयं को मार्क्सियोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करते हैं। और ए आर देसाई, ये मार्क्सवादी विचारक हैं। तो मार्क्सवादी समाजशास्त्री ए आर देसाई और डीपी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड थर्ड बन जाएगा। राधा कमल मुखर्जी, ये भारतीय समाजशास्त्री होने के साथ साथ अर्थशास्त्री भी हैं। अब ऐसे और कौन से विचारक हैं जो भारतीय मार्क्सवादी कहे जाते हैं। तो इनमें नाम आता है एमएन रॉय का, डीडी कौशाम्बी का, रामविलास शर्मा का और डेविड हार्वे का। जो डेविड हार्वे हैं, ये समकालीन वैश्विक मार्क्सवादी विचारक समझे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि एससी दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है। एससी दुबे
इन्होंने रिचुअल प्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, जो जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाला एक सांस्कृतिक धार्मिक सिद्धांत है, जिसकी मान्यता है कुछ व्यवसाय, कर्म, खाद्य पदार्थ और शारीरिक अवस्था जैसे जन्म, मृत्यु और मासिक धर्म इत्यादि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को पवित्र और अपवित्र बना देती हैं। यहाँ पवित्रता से तात्पर्य उच्च जातियां अर्थात ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का पारंपरिक व्यवसाय क्या था? पूजा पाठ करना, अध्ययन करना। और अपवित्रता से तात्पर्य शूद्र, क्योंकि मैला ढोने का काम ये करते थे और चमड़ा बेचने का काम करते थे। तो जाति सोपान क्रम में जो निचले की स्तर पर व्याप्त जातियां हैं वो अपवित्र हैं, और ऊपर के स्तर पर व्याप्त जातियां हैं वो पवित्र हैं। और वो पवित्र ऊपर की जातियां पवित्र इसलिए हैं क्योंकि उनकी अपवित्रता निचले के स्तर पर व्याप्त जातियां ग्रहण कर लेती हैं। कैसे ग्रहण कर लेती हैं? जन्म के समय या बच्चे के जन्म के समय जो महिला है उसे अशुद्ध मान लिया जाता है और उसके कपड़े वगैरह सारी चीजें धोने का काम धोबी करता है। तो धोबी उसकी अपवित्रता को ग्रहण कर लेता है या अशुद्धता को ग्रहण कर लेता है। इसी संदर्भ में ये अशुद्धता के बारे में भी चर्चा करते हैं। एक होती है स्थायी अशुद्धता, दूसरी होती है अस्थायी अशुद्धता। जो स्थायी अशुद्धता होती है वो व्यक्ति का अपनी ही जाति में जन्म लेने के का व्यक्ति का जाति विशेष में जन्म लेने के कारण वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे निचली जातियां वो अशुद्ध है क्योंकि उनका व्यवसाय उसी तरह का है, उनका कर्म भी उसी तरह का है, शराब पीना, चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, जैसा कि पारंपरिक समाजों में कहा गया है। तो स्थायी अशुद्धता निचली जातियों में और अस्थायी अशुद्धता ये विशेष परिस्थितियों में जैसे जन्म में, मृत्यु में, मासिक धर्म में, शौच क्रिया में इसे इस अशुद्धता को दूर किया जा सकता है। लेकिन जो स्थायी अशुद्धता है उसे दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? एस सी दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि क्या है? शारीरिक सफाई और सामाजिक दूरी? नहीं। लंबी स्नान प्रक्रिया या दीक्षा अनुष्ठान? नहीं। एकांत? नहीं। औपचारिक पूजा पृथक्करण? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है? सबसे पहले समझते हैं अंतःशास्त्रीय पद्धति क्या है, जिसे इंग्लिश में इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम अलग अलग विषयों को जोड़कर एक साथ अध्ययन करते हैं। जैसे सोशियोलॉजी के कोई कॉन्सेप्ट को जियोग्राफी से उठाकर देखते हैं, जैसे डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में उसका सामाजिक एस्पेक्ट क्या है उसका हम अध्ययन करते हैं सोशियोलॉजी में। और सोशियोलॉजी में जैसे कोई कॉन्सेप्ट आ गया तो उसका हम इकोनॉमिक्स से भी उठाकर अध्ययन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विषयों के एकीकरण के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। इसे ही हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? जीएस घुर्रे, राधा कमल मुखर्जी, एस.सी. दुबे या एमएन श्रीनिवास? तो इसका राइट आंसर एमएन श्रीनिवास भी होगा, एस.सी. दुबे भी होगा। एस.सी. दुबे के एमएन श्रीनिवास ने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को इंट्रोड्यूस कराया
भारतीय समाज के अध्ययन में। लेकिन जो एस.सी. दुबे हैं, इन्होंने इसकी स्ट्रांगली वकालत की और इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भारतीय समाज के अध्ययन में स्पष्ट रूप से लागू किया। जैसे इनका एक अध्ययन है इंडियन विलेज, इनका एक फेमस वर्क है जिसमें इन्होंने अपनी इसी पद्धति को अपनाया है और स्पष्ट किया है। और इन्होंने अपने विकास की अवधारणा को समझाने में केवल आर्थिक संकेतकों का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन के संदर्भ में भी इन्होंने देखा है, उनको भी शामिल किया है। और इनकी एक बुक है जो विकास की अवधारणा को समझाती है, कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स फ्यूचर, कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स फ्यूचर, जो इनकी बुक है, इसमें इन्होंने अपनी विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया है। साथ ही जो ए.आर. देसाई हैं, इन्होंने भी भारतीय समाज के अध्ययन में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है। अभाव की राजनीति से तात्पर्य कि कैसे सीमित संसाधनों की स्थिति में समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पैदा होता है। क्योंकि संसाधन सीमित हैं और मानवीय इच्छाएं असीमित हैं। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान, आंद्रे बित्ते। तो राइट आंसर होगा एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने भारतीय ग्रामीण समाज के संदर्भ में अभाव की राजनीति को अच्छे से स्पष्ट किया है और इसे व्याख्यायित किया है। और इन्होंने बताया है कैसे ये वस्तुओं का अभाव, जैसे जमीन, पानी, नौकरी, शिक्षा, राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करने वाली बन जाती है। और इन्होंने इस अवधारणा को अपनी एक फेमस बुक द पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, अ स्टडी इन पॉलिटिकल बिहेवियर में समझाया है। कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय संदर्भ में इस अवधारणा को सीधे तौर पर लोकप्रिय और विकसित करने का काम पॉल ब्रास ने किया है। और भी थिंकर रहे हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है, जैसे मार्क्स, दुर्खीम, माइकल वाल्जर। मार्क्स कहते हैं कि अभाव की राजनीति एक व्यवस्था जनित शोषणकारी समस्या है। दुर्खीम इसे कहते हैं कि यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्या है। माइकल वाल्जर कहते हैं कि यह एक बहुक्षेत्रीय न्याय संबंधी समस्या है। तो इस प्रकार से अलग अलग थिंकर्स ने भी इसको व्याख्यायित किया है अपने अलग अलग तरीके से। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसने शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणाओं का भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचन किया। योगेंद्र सिंह, लुई डूमा, आंद्रे बित्ते, टी.के. उम्मा। तो शुद्धता और अशुद्धता का भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचन लुई डूमा ने किया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लुई डूमा। शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा उनके जाति विश्लेषण का केंद्रीय स्तंभ रही है। और इन्होंने शुद्धता और अशुद्धता के अपने कॉन्सेप्ट से ही भारतीय जाति व्यवस्था में जो पदानुक्रम पाया जाता है उसको समझाने का प्रयास किया है। और कहा है कि जो भारतीय जाति व्यवस्था है उसमें पदानुक्रम
आर्थिक शक्ति या राजनीतिक अधिकार के आधार पर नहीं होती, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर है। शुद्धता एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थिति है, जैसे दैवीता या नॉलेज, सुपर नॉलेज होना, और नैतिकता उच्चता से जुड़ी है। अशुद्धता जो है वो बुरे कार्यों, गंदे कार्यों या बुरे पेशे से जुड़ी है। ड्यूमा कहते हैं कि भारतीय जाति व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे शुद्ध माने जाते हैं और बीच में क्षत्रिय, वैश्य और अन्य पिछड़ी जातियां शामिल होती हैं, और अछूत जो कि सबसे निचले पायदान पर होते हैं। ब्राह्मण शुद्ध होता है और अछूत अशुद्ध, अशुद्धता का प्रतीक माना। एक जाति की स्थिति इस बात से तय होती है कि वह ब्राह्मणों के कितने निकट है, अर्थात उनके समान शुद्ध आचरण करती है, या अछूतों से कितनी दूर है, अर्थात अशुद्धता के स्रोतों से परहेज करती है। और ब्राह्मण और अछूत के मध्य की जो जातियां हैं वो शुद्धता और अशुद्धता के कॉन्टिनम पर रहती हैं। ब्राह्मण शुद्धता का प्रतीक होता है क्योंकि उनका कार्य पूजा पाठ करना, अध्ययन अध्यापन करना, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा होता है, और यही शुद्धता उन्हें हिरार्चिकल व्यवस्था में शीर्ष के स्थान पर रखती है। अछूत या दलित सबसे अशुद्ध माने जाते हैं क्योंकि उनका पारंपरिक व्यवसाय मृत पशुओं को निपटान, जैसे जब कोई पशु मर जाता है तो उन्हें बाहर ले जाकर फेंकना, दफनाना, ये अछूत करते हैं। जैसे चमड़ा उद्योग उनकी खाल काट कर बेचते हैं, सफाई आदि जैसे कार्य जुड़े रहते हैं, और जो अशुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं, अशुद्धता के स्रोत जिन्हें माना जाता है, और यही अशुद्धता उन्हें पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर रखती है। तो इस प्रकार से लुई डूमा, इसका राइट आंसर क्या होगा? लुई डूमा। लुई डूमा से जुड़े और भी विचार रहे हैं, जैसे इन्होंने इंडिविजुअलिज्म एंड होलिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया है, और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ होल का भी कॉन्सेप्ट दिया है, समग्रता का कॉन्सेप्ट दिया है, और इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। साथ ही में इन्होंने होमो हायरार्किकस एंड होमो इक्विलस का भी कॉन्सेप्ट दिया है। होमो हायरार्किकस जो भारतीयों के लिए यूज किया जाता है, जिसमें भारतीय मनुष्यों को एक पदानुक्रम में रखा जाता है उनकी जाति के आधार पर, और होमो इक्विलस जो पश्चिमी समाजों में देखने को मिलता है, जहां पर मनुष्यों को इक्वल देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि राधाकांत मुखर्जी ने सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन हेतु किस पद्धति का यूज किया है? एकीकृत तुलनात्मक विधि, या दार्शनिक, वैज्ञानिक और मानवतावादी का यौगिक मिश्रण, या प्राकृतिक विज्ञान विधि, या फिर प्राकृतिक विज्ञान एवं ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकीकृत तुलनात्मक विधि का यूज किया है इन्होंने। राधाकांत मुखर्जी, जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये एक समाजशास्त्री होने के साथ साथ अर्थशास्त्री भी हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल चेंज का भी कॉन्सेप्ट दिया है, और इन्होंने सीमांत क्षेत्र का भी अवधारणा दी है। साथ ही में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए मूल्य प्रणाली पर बल दिया है, और इन्होंने भारतीय समाज की गतिशीलता का भी अध्ययन किया है। सोशल इकोलॉजी का भी अवधारणा इन्होंने दी है। रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी
के बारे में भी इन्होंने बताया है। आगे बढ़ते हैं।